नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। पहाड़ पर जमीन जिहाद या लैंड जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। इस मामले में सरकार भी अब सतर्क है, लेकिन स्थानीय लोग अब सीधी कार्रवाई चाह रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि गैर हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या बढ़ने से वहां की डेमोग्राफी बदल रही है। सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से मजारें बनाई जा रही हैं और फिर दुकानों से लेकर अवैध कॉलोनी तक सब कुछ वहीं बस जाता है। काम धंधे पर कब्जे से लेकर सांप्रदायिक तनाव तक अब चीजें बदल रही हैं। वहीं सीएम धामी ने उत्तराखंड में घुसपैठ के सवाल पर यह साफ कहा है कि सबकी पहचान की जा रही है और वक्त आने पर कार्रवाई भी होगी। मजार बहाना है, जमीन कब्जाना है। साल के इन जंगलों के बीच बनी ये सामने आप देख सकते हैं कि मजार है, जहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसका भी लगातार विरोध यहाँ पे देखने को मिला है। यहाँ कोई भी धार्मिक स्थल हो, अगर वो सड़क के चौड़ीकरण में बाधा उत्पन्न करता है, उसको हटा देना चाहिए। आए दिन पीपल के पेड़ हटते हैं, मंदिर हटते हैं, मूर्तियाँ हटाई जाती हैं। अगर कोई उसमें मस्जिद मजार आ रही है तो उसको हटाने में क्या दिक्कत है? हटाइए मजार भी, जब मंदिर भी हटा रहे हैं। इसको धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण वाला कब्जा। इसमें देखिए, किसी विशेष समुदाय के बारे में हम ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहेंगे कि किस समुदाय ने क्या किया। हम एक सर्वे करा रहे हैं कि चाहे वन भूमि हो, नगर पालिका की भूमि हो या फिर शत्रु संपत्ति हो, ऐसी जगहों पे जो सरकारी संपत्ति पे अवैध रूप से काबिज हैं, उन लोग को हम लोग खाली कराएंगे। डाले थे, फिर उनके सारे नाते रिश्तेदार फिर वो एक जगह ही एकत्र हो जाते हैं। आज मैं देखती हूँ कि पूरा लकड़ी पड़ाव, जहाँ पर एक दो ही मकान हुआ करता है, पूरा इलाका ही उस जाति विशेष का है। धार्मिक स्थल के बहाने बन रहे ठिकाने। ये जो शांत सा प्रदेश है, इसमें लगातार बाहर से आ रहे लोगों द्वारा अब क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है इस प्रदेश का। तो ये निश्चित ही बहुत एक संवेदनशील विषय है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान भी लिया है और आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। उत्तराखंड में बढ़ रही घुसपैठ। वो वहाँ पर मजार बनाते हैं, मजार बना के बाद उसको पूजना शुरू करते हैं और इसकी आड़ में लैंड जिहाद का एक खुला खेल, चाहे हम चौबट्टा खाल क्षेत्र में देखें, बीरों खाल क्षेत्र में देखें, श्रीनगर देखें, थलीशहर में देखें, पौड़ी के कलजी खाल में देखें, बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मजारें बनी हैं। अनेकों बार उसमें कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है, डीएम साहब को भी ऊपर, मुख्यमंत्री साहब को भी दी है और उसमें कई बार उसमें कार्रवाई करने के आदेश भी हुए कि भाई इसके ध्वस्तीकरण किया जाएगा, पर आज तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। देवभूमि में जमीन जिहाद तो हमने पहले से भी सत्यापन चलाया हुआ है। अभी नई सरकार का जैसे हमारा गठन हुआ है तो हमने हर क्षेत्र में सत्यापन चलाया हुआ है। हजारों लोग इस सत्यापन की उस पर हैं, उनके रडार पर है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। और चलिए अब ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं कि स्थानीय लोगों ने देवभूमि में जमीन जिहाद के आरोप आखिर क्यों लगाए हैं, उनके क्या कारण हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोगों को ऐसा लग रहा है हिंदू आबादी के मुकाबले गैर हिंदू आबादी बीते कुछ सालों में अचानक से बढ़ गई है। कई जिलों में तेजी से गैर हिंदू आबादी बढ़ी है, ये आरोप स्थानीय लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं। मजार की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। न सिर्फ सरकारी जमीन बल्कि जंगलों में भी इस तरह की मजारें बनाए जाने के आरोप हैं। फूल से लेकर चादरें, अगरबत्ती, प्रसाद की दुकानें आसपास खुल चुकी है और जैसे ही वहां कोई मजार या इस तरह का धार्मिक स्थल बनता है, फौरन उसके आसपास अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं और उसके कारण सुरक्षा व्यवस्था का खतरा जो है वो स्थानीय लोगों के लिए बढ़ चुका है, ऐसा लोगों का मानना है। गैर हिंदू आबादी का आपराधिक गतिविधि में शामिल होना, यानी क्राइम रिकॉर्ड्स को अगर आप उठा करके देखें तो जो क्राइम बढ़ा है उसके पीछे भी स्थानीय लोग कह रहे हैं और डेटा इसको सत्यापित करता है कि गैर हिंदू आबादी के लोग बड़ी संख्या में हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। फाजिल अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, ओपी सिंह है, पूर्व डीजीपी, सूर्यकांत धस्माना जी हैं, नेता कांग्रेस, महंत दिलीप रावत हैं, नेता बीजेपी, स्वामी आनंद स्वरूप धर्माचार्य जी हैं और नीरज कोहली राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल महंत दिलीप रावत जी आपसे यही कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, सत्यापन की बात की जा रही है। हमने थोड़ी देर पहले उन सभी लोगों के अनुभव भी सुनाए। स्थानीय लोग जो कह रहे हैं, लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि सत्यापन कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन आज ये बात लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है कि अचानक देवभूमि में बीते कुछ सालों में गैर हिंदू आबादी आखिर कैसे बढ़ गई। मज़ारें बन रही हैं सरकारी जमीन पर, जंगलों पर, तो आखिर इस सब पर सरकार का कंट्रोल है? लोगों को लग रहा है ना सिर्फ उनका व्यवसाय, उनके अवसर मारे जा रहे हैं, बल्कि जो क्राइम बढ़ा है उसके पीछे भी ऐसे ही लोग हैं। कौन हैं ये लोग? देखिए, मेरा जहां तक सोचना है कि आप देखेंगे कि भारतवर्ष का जो इतिहास है, उस इतिहास में आपने देखा होगा कि मुगलों को बड़ा आगे उनको महिमा मंडित करने का काम और सरकारों ने किया है। हमारा काम केवल वास्तविकता को सामने लाना है। और आप देखेंगे देवभूमि है हमारी, और हमारी देवभूमि में हम लोगों के आज नहीं बल्कि आप सदियों पुराना हमारा वेद और पुराण में उत्तराखंड के संस्कृति के बारे में, उत्तराखंड में देवभूमि के नाम पे पूजे जाने वाले स्थान हैं और जिनका लंबा इतिहास रहा है। लेकिन सन 1980 के बाद जिस तरह से एक गति पकड़ी है यहाँ पे दूसरे धर्मों के लोगों ने धर्मांतरण करने के लिए और हमारे हिंदू धर्म पे चोट करने के लिए और ऐसे ही सरकारी जमीनों पे कब्जा करने के लिए, तो इसी चीज से हमारा चिंतित है। क्योंकि उत्तराखंड जब बना है तो हम लोगों की चिंता यही थी कि हम लोग जो हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे लोगों के अधिकार हैं, और हम लोगों ने जो इतने साले से इन वनों को जो हमने सजाया है, उनका संवर्धन किया है, उन लोगों का अतिक्रमण है। पर्यावरण के लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे माता बहनों ने बहुत बड़ी चिपको आंदोलन जैसा आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद जो ही हमारा उत्तराखंड बना, उसके बाद एक षड्यंत्र के तहत बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अतिक्रमण करने का कोशिश की। आज आप देख लिए, हमारे जितना भी यूपी से लगे हुए हमारे क्षेत्र हैं, चाहे आप देहरादून है, चाहे हरिद्वार है, चाहे आपका जिला पौड़ी के कोटद्वार वाला क्षेत्र है, नैनीताल का हल्द्वानी है, आपका रामनगर, इस क्षेत्र में जसपुर है, काशीपुर, इतना बेतरतीब से दूसरे धर्म के लोग आए हैं कि उन्होंने यहाँ की जो हमारी तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सभी लोग अवैध रूप से घुसे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि ये सभी लोग अवैध रूप से घुसे हैं? बीते कुछ सालों में यहाँ पर उन्होंने अपने घर बनाए हैं, व्यवसाय खोले हैं और जमीनों को कब्जाया है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी दिलीप जी। ठीक है, वो डेटा भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है और आगे भी हम लगातार ग्राफिक्स जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर ये वृद्धि दर जो है वो कितने % रही, 2011 में ये आंकड़ा क्या था और 2022 में ये आंकड़ा क्या है। सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता। सूर्यकांत धस्माना जी, आज आरोप ये लग रहा है कि ना सिर्फ यहाँ की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है, बल्कि साथ साथ जमीन जिहाद को लेकर स्थानीय लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि यूपी या आसपास की नेबरिंग स्टेट से दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, आए, कार्य करें, बसें, लेकिन आरोप यह है कि सरकारी जमीन या जंगलों पर अवैध कब्जा करके मज़ारें या धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, उसके आसपास अवैध कॉलोनी बसाई जाती हैं, और जब क्राइम रेट का डेटा आप उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे ही बाहरी लोगों का नाम सबसे पहले आता है। आस्था, उत्तराखंड के निर्माण हुए 22 साल हो गए और इन 22 वर्षों में 10 साल कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में रही, 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 5 साल के लिए चुन करके राज करने के लिए भेजा गया। मैं तो स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री जी को, निश्चित तौर पे पूरे राज्य में एक अभियान चलाना चाहिए। कौन लोग इन 22 सालों में सीएम ने खुद कहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आप बतौर विपक्षी दल, जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मैं बस एक पॉइंट ऐड कर रही हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। सिर्फ आपने वेरिफिकेशन की बात करी, आप मेरे पॉइंट को पूरा रखने दीजिए। आप पूरे बात को तो रखने दीजिए। आप तो मेरी बात, आपका एजेंडा नहीं होगा तो आप मेरी बात काट सुनिए, मैं बात नहीं काट रही हूं, मैं सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए बता रही हूं कि उत्तराखंड में चल रहा है, लेकिन क्या बतौर विपक्षी दल आप इसका सपोर्ट करते हैं? कोई वेरिफिकेशन सरकार तो कह रही है हर क्षेत्र में चल रहा है, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई अवैध रूप से, ये देखिए भारत है और भारत में, भारत जो है वो सब धर्मों के लिए है, सब जातियों के लोगों के लिए बिल्कुल है, लेकिन अवैध रूप से कब्जे की इजाजत तो ये हमारे संविधान में, अवैध रूप से कब्जे की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। बताने वाले
मैं नहीं बता रही हूँ, ये तो आंकड़ा बता रहा है। उसको डिफाइन करेंगे ये तो आंकड़ा बता रहा है सर, मैं थोड़ी बता रही हूँ। मैं कोई आंकड़ा नहीं बता रहा है, आंकड़ा बता रहे कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ, कौन मना कर रहा है? आंकड़ा अगर बता रहा है तो हम स्वागत करेंगे, खिलाफ करिए। बस यही मेरा सवाल अवैध रूप से बस यही मेरा सवाल था कि यदि अवैध रूप से इस तरह की मज़ारें जो बनी हुई हैं सरकार उनको हटाती है, तो क्या आप सरकार के फैसले के साथ होंगे? क्योंकि अवैध बसी हुई मज़ारें सामने आई हैं। आप तस्वीरें देखिए, आप डेटा देखिए। आस्था सुनो, हाँ आस्था सुनिए, मैं कोई उसमें ये मेरे पास डाटा नहीं है, सरकार के पास डाटा होगा निश्चित तौर पे। इसको आप ये कहिए अवैध रूप से किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो, किसी ने भी किया हो, किसी भी धार्मिक स्थल को बनाने की कोशिश किसी सरकारी जमीन पे करी हो या बनाया हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, हमको क्या आपत्ति है? ठीक है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे, हम किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं ये निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं कि आप ये बात बताइए, 22 साल इस राज्य में इस राज्य को बने हुए हो गए, उसमें से जो राज करने का पीरियड है वो बीजेपी का ज़्यादा है। अगर इन 22 वर्षों में ज़्यादा लोग अवैध आ गए, ज़्यादा लोग आपराधिक तत्व आ गए, ज़्यादा ज़मीनों पे कब्जा हो गया, तो भैया कार्रवाई करो। कौन मना कर रहा है? हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप कार्रवाई करिए। ठीक है, स्वामी आनंद स्वरूप जी। ठीक है सूर्यकांत जी, आपने अपनी बात को रखा, आपने बात को रखा। स्वामी आनंद स्वरूप जी के पास मैं ये विषय ले जाना चाहूंगी। स्वामी आनंद स्वरूप जी, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अवैध तो अवैध है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, चाहे मजार हो या कोई किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल हो। तो हाल ही के दिनों में जो चर्चा हो रही है कि बहुत सी अवैध मज़ारें हैं, उसके आसपास अवैध कॉलोनियां बस गई, लोगों ने अपने व्यापार शुरू कर दिए, यदि वो अवैध है तो बाकी अवैधों को भी निशाना बनाया जाए। आपको लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर ये सब कुछ मिला जुला कर इस तरह चल रहा है, या जो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जमीन जिहाद जैसी बात, जानबूझकर इसके पीछे क्या कोई साजिश हो सकती है? देखिए, कांग्रेस के व्यक्ति को, जो प्रवक्ता हैं, उनको सब बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई आरोप ना लग जाए कि ये हिंदुओं का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि किस प्रकार से इन 15 वर्षों में, 10 वर्षों में अवैध रूप से लगभग 5000 मज़ारें बन गई। ये कुमाऊं और गढ़वाल मिलाकर के मैं बोल रहा हूं। अभी एक भाजपा के मित्र बॉर्डर को कह रहे थे, मैं धारचूला, पिथौरागढ़, नारायण आश्रम के पास मजार बन गई, जहां एकदम चाइना के बॉर्डर पे है। तो आप उसको देखिए। मैं अभी एक पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप वेरिफिकेशन करिए, और पूरा 3,22,000 रोहिंग्या मुसलमानों की एक लिस्ट दिया था जो बांग्लादेशी हैं, और उस लिस्ट पे काम शुरू हुआ। 3 दिन 4 दिन काम बड़ी तेजी से चला। 10,000 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, 15,000 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन फिर टाइम फिक्स हो गया, वेरिफिकेशन बंद हो गया। अब वो वेरिफिकेशन पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माइक उतारने का काम हो रहा था, तो योगी जी ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था और रोज बताता था कि आज कितने माइक उतारे गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि आज कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, उसकी एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर या एडीजी कोई नियुक्त करिए जो बताए कि आज कितने लोगों का वेरिफिकेशन हुआ और उन पे क्या कार्रवाई आरोपित की गई। मैं लगातार कह रहा हूं। और बात वैध और अवैध की, तो जितनी मस्जिदें और जितने मजार हैं सभी अवैध हैं, उसको सबको हटाया जाना चाहिए। चूंकि अभी सब लोग बोल रहे थे कि ये देवभूमि है, ये अल्लाह की भूमि नहीं है, ये देवभूमि है, देवताओं की भूमि है। मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ मांस और मदिरा के साथ साथ ये मजार भी पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। मांस, मदिरा और मजार जब तक इस प्रदेश से समाप्त नहीं होगा तब तक ये देवभूमि नहीं होगी। तो अब ये देखिए, दिखावा करने के लिए या कोई वोट लेने के लिए कोई काम करते हैं, वो ठीक बात नहीं है। आप एकदम इस पे संकल्प लीजिए कि 10 दिन के हमारा टारगेट है, इसको समाप्त करना है हमको। चलिए, इस बात का जवाब दिलीप रावत जी से लेंगे, क्योंकि चुनाव में भी डेमोग्राफी एक अहम मुद्दा रहा था, उसकी बार बार चर्चा हुई। अब चूंकि सरकार वापस आई है, जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया, तो अब ये उम्मीद तो आगे लगेगी। तो उसके लिए सरकार के अंदर क्या तैयारी? लेकिन उससे पहले फाजिल अहमद जी, जिस बात को अभी स्वामी आनंद स्वरूप जी उठा रहे थे कि रोहिंग्याओं के बसने की बात, तेजी से मज़ारों में वहां की जनसंख्या में वृद्धि, गैर हिंदू अचानक वहां आकर बस गए, जमीन जिहाद की बात स्थानीय लोग खुलकर के कह रहे हैं, क्राइम के आंकड़ों में पकड़े जा रहे हैं तो वही बांग्लादेशी रोहिंग्या है। आपको लग रहा है कि अब ये चिंता का सबब है और इस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए? बीजेपी जो है ना, दिल्ली से जो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, तो बीजेपी दिल्ली में बहुत सुधार कर दिया अपनी, बहुत ज्यादा उनकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया और काफी सुधार हो गया। अभी दिल्ली की हवा उत्तराखंड तक धीरे धीरे पहुंचेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जो नफरत की बाजार लगी थी कि मुसलमान, ये मजार, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, ये सब देश के लिए अभिशाप है।
अरे भाई, मुसलमान चाहे बांग्लादेशी हो चाहे इंडियन हो, अगर इंडिया में रह रहा है, भारत में रह रहा है, तो किसी न किसी कानून से रह रहा है, किसी नहीं, लेकिन अवैध नहीं होना चाहिए। फाजिल जी स्पष्ट करिए, अवैध नहीं होना चाहिए। हम यहाँ चर्चा अवैधों पर कर रहे हैं। अवैध और वैध हम नहीं तय करेंगे। वैध और अवैध जो है, न तो भाजपा के प्रवक्ता तय करेंगे, नहीं तो क्या नागरिकता दी गई है उन लोगों को? नागरिकता दी गई है उन लोगों को, आखिर वो रहे कैसे रहे? कुछ तो आधार ऐसी बात चैनल पे नहीं कर सकते आपके बांग्लादेशी। यही कह रहे हैं कि कई बार उसकी जांच हुई, जांच होने के बाद भी वो रह रहे, तो कुछ तो वैधता होगी ना उसकी रहने की। पूरे देश में लोग रह रहे, सिर्फ वहीं थोड़े रह रहे, पूरे देश में रह रहे, दिल्ली में भी हर प्रदेश में रह रहे। तो आप मान रहे हैं ना कि जो अवैध रूप से रह रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हटानी चाहिए उन सबकी दुकान, चाहे वो जो भी अवैध रूप से रह रहा है तो हटाना चाहिए। जो इस देश में रह रहा है वो वैध है, कोई अवैध नहीं है। जो भारत में रह रहा है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे बाहर से आके रह रहा है, वो भारत सब वैध है। मतलब भारत में घुसने के बाद उसको ये लाइसेंस मिल जाता है बिना किसी नागरिकता या बिना किसी कागज के, तो आपके हिसाब से वो भी भारतीय है। जहां दिल चाहे वहां जाके घर बनाए, जहां दिल चाहे वहां जाकर अपना धार्मिक स्थल बनाए, जिधर दिल चाहे जाकर बस जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? जितना भी जो भी इस देश में रह रहा है, अगर वो बिना किसी कानूनी वैधता के रह रहा होगा तो वो जेल में जाएगा। ये देश का कानून है। कोई भी आदमी बिना वैधता के अगर यहाँ रहेगा तो उसको बिना वीजा, पासपोर्ट या जो भी वैधता, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये मान रहे हैं ना कि जो अवैध रूप से रह रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो तो उसका आप साथ देंगे, उसका आप स्वागत करेंगे। अगर अवैध रूप से रह रहा है उस पर कोई सरकारी कार्रवाई होती है तो फाजिल अहमद उसके साथ सहमति जताते हैं, यही मतलब है ना आपका? ठीक है। सरकार कोई आदमी अवैध रहेगा तो सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करती है। ठीक है, ठीक है, उसको छोड़ेगी नहीं। ठीक है। नीरज कोहली जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। नीरज जी, आप सबका मत यहां पर सुन रहे हैं और सबसे बड़ा मत यही है कि देवभूमि उत्तराखंड, वहां पर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का क्या काम? मैडम देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो सीधी सी बात यह है कि एक इलीगल बसावट है। इलीगल यह है कि आप आए और आपने अपनी पहचान छुपाई या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिया, दुकान बना ली, घर बना लिया, अपनी पहचान छुपा के रह रहे हो, ये तो इलीगल है। इसके लिए हमारे कानून में भी प्रावधान है और सर्वोच्च न्यायालय भी ये कहता है कि इस तरीके से सरकारी भूमि पर, सार्वजनिक स्थानों पर दुकान बनाना, घर बनाना या धर्म के नाम पर अतिक्रमण करना, ये बुरी तरह से गैर कानूनी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक लीगल वे में एक भारत का नागरिक है और वो आता है लीगल वे में, किसी भी एरिया में बसावट करता है, वहां जमीन खरीदता है, विधिवत रूप से बेनामा कराता है और अपना घर बनाता है, रहता है, तो उसको आप चुनौती नहीं दे सकते। क्योंकि हमारे लैंड एक्ट में भी, अगर उत्तराखंड के लैंड एक्ट की भी बात करें तो लैंड एक्ट जहां जहां लागू है, हमारे यहाँ लैंड एक्ट जो है, जो एग्रीकल्चर लैंड है और जो रूरल एरिया है वहां पर लैंड एक्ट लागू है। और जो नगर निगम का क्षेत्र है, जो कैंटनमेंट बोर्ड का क्षेत्र है या नगर पालिका का क्षेत्र है, वहां पर तो कोई भी व्यक्ति बाहर का आके कितनी भी जमीन खरीद सकता है। लेकिन जो रूरल एरिया है वहां पर 250 वर्ग मीटर लैंड आप लेकर आप वहां रह सकते हो, आप घर बना सकते हो, तो उसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता, वो तो वैध ही माना जाएगा। लेकिन जो लेकिन सरकारी जमीन के ऊपर, नीरज कोहली जी, सरकारी जमीन के ऊपर कोई धार्मिक स्थल या मज़ारें बनी हुई हैं तो इसको कैसे वैध कहा जा सकता है? जंगलों के अंदर अचानक मज़ार बन गई, उसके बाद आसपास कॉलोनी बस गई, लोगों ने प्रसाद से लेके फूल, माला, अगरबत्ती, इन सबकी दुकान खोल ली, तो क्या इसको वैध कहा जा सकता है? क्या सरकारी जमीन खरीदी ऐसे लोगों ने? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। 100% तो कानून में प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धर्म के नाम पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना, सार्वजनिक स्थानों पर धर्म स्थान बनाना, वो चाहे वो किसी विशेष वर्ग से हो, उसका कोई मतलब नहीं, किसी धर्म से हो, वो गैर कानूनी है, पूरी तरह से गलत है। और सरकार को ऐसे धार्मिक स्थानों को उसका चिन्हीकरण करना चाहिए, उनको सूचीबद्ध करके उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को अधिकार भी है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश के लिए बहुत अहम भी है, बहुत जरूरी भी है। ठीक है। दिलीप रावत जी, एक बार फिर से जनता ने आपको सत्ता में वापस बैठाया है। डेमोग्राफी की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने चुनावी मैदान में भी की थी और अब तो लैंड जिहाद का मुद्दा बनाकर पब्लिक आपसे उम्मीद लगा रही है और विपक्षी ये कह रहे हैं कि जो रह रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, अगर वो अवैध है तो क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि 10 साल हमने राज किया, 10 साल कांग्रेस ने, 10 साल बीजेपी। देखिए, अब हम करने की सोच रहे हैं तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। आप करण मेहरा जी का बयान सुनिए, उन्होंने कहा जी आप एक ही धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हमारा कहना ये है, और जबकि हमारी सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि जिसने भी कब्जा किया है उसको चिन्हित करने का काम सरकार कर रही है
और उसमें आप देखोगे कि मैक्सिमम मजारों का, मस्जिदों का अवैध कब्जा है। तो इसलिए भैया इनको तिलमिलाहट इस बात की हो रही है कि 90% यही प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही उसमें ज्यादा कब्जा किया है। हम आज भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सद्बुद्धि आए, और इसका मैं अच्छी बात करता हूं कि अब थोड़ा सा वो लाइन पे आ गए हैं कि वो समझ रहे हैं कि अब हिंदू धर्म की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और इसलिए देवभूमि को बचाने के लिए हम इस जो सफाई अभियान हमने चलाया है वो उसका स्वागत करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा उनसे कहना है कि आप वो स्पष्ट रूप से फ्रंट में आए और सरकार का साथ दें, और सरकार जो काम कर रही है, इसमें जो छटाई का काम कर रही है, निश्चित रूप से उनका सहयोग करना चाहिए। और सरकार जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल वैध कर रही है और हमारा संविधान सम्मत कर रही है, और बिल्कुल पूरी तरह से देवभूमि के लोगों का उनको समर्थन है। ठीक है, ओपी सिंह जी भी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ रोहिंग्याओं की बात हो रही है, बांग्लादेश की बात हो रही है कि ये लोग जो हैं यहाँ पर आकर बस गए, और जब क्राइम रिकॉर्ड देखा जाता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं का नाम सामने आता है। तो आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अगर बसे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब वैध हैं, अवैध हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये कितना बड़ा चैलेंज है डेमोग्राफी के लिहाज से भी और एक शांत प्रदेश के लिहाज से भी, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी, कि ऐसे लोग जो नॉन वेरीफाइड है उनको जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए और किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए? देखिए, ये जो डिबेट मैं सुन रहा हूं उसमें रोहिंग्या की बात आई है। रोहिंग्या पूरी तरह से अवैध हैं और उनको की कोई भी वैधता मिली नहीं हुई है, और उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो भी कार्रवाई है उसको किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक लैंड इंक्रोचमेंट या जमीनों पर कब्जे की बात है, ये सही है कि अगर कोई जमीन खरीदता है वहां और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अगर वो खरीदा है तो उसे वैध माना जाएगा। लेकिन प्रश्न जो आपके रिपोर्ट्स में आ रहे हैं वो प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या सरकारी जमीनों पर कब्जा कर धार्मिक चीजें बनाई जा रही है, और उसके कारण जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट या डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस हो रहा है, या माइग्रेशन किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का हो रहा है जस्ट केवल अवैध कब्जा करने के लिए, और खासकर नैनीताल, देहरादून, रुद्रपुर जैसे इलाकों में जहां पे गेटोइजेशन टाइप का हो रहा है और अपराध की स्थिति में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिखाया है। और पिछले 10 वर्षों में इस माइग्रेशन और इस जमीनी कब्जा के कारण लगभग 20,000 लोगों का वहां पे आगमन हुआ है। तो ये इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां बनना, सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाना, काम पर एक विशेष समुदाय द्वारा कब्जा किया जाना, जमीनें खरीदना, जंगलों में अतिक्रमण करना, इन सबों से तो एक कंसर्न जरूर पैदा होता है। और ये लोकल पॉपुलेशन जो भी उत्तराखंड की देवभूमि की है उसके द्वारा चिंतित होना बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही लाजमी है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या का निदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई बहुत इसके द्वारा जादुई की छड़ी नहीं है, ये बेसिकली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। जरूरी है कि हम लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करें, लोकल लेवल पे काफी निगरानी रखी जाए, तत्काल जांच की जाए, सत्यापन की बात की जा रही है। इस वर्तमान सरकार के द्वारा सत्यापन किस तरह हो रहा है और सचमुच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही जरूरी है करना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो उससे न केवल डेमोक्रेटिक इम्बैलेंस होगा बल्कि अपराध की स्थिति और बहुत सारी चीजों में आएगा। लेकिन हाँ, पूरे देश में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, जमीनें खरीद सकता है, बस सकता है। लेकिन अगर वो अवैध तरीके से इस तरह करता है तो वो उसको हमें कानूनी प्रक्रिया से देखना होगा। स्वामी आनंद स्वरूप जी, ये बताइए कि अवैध कब्जे का ये जितना भी मामला चल रहा है और जितनी बड़ी जनसंख्या जो है वो इकट्ठी हो चुकी है, जो पहाड़ की तरफ जा रही है, मज़ारें बन रही हैं, जंगलों में चुपचाप इस तरह की कॉलोनी या सरकारी ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं, इसको ज़मीन जिहाद कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है? इसको आप लोग साजिश के तौर पर क्यों देख रहे हैं? अगर कोई भारत में रहता है, कोई भारतीय नागरिक है, वो कहीं आया, वेरीफाइड है, नॉन वेरीफाइड है, सरकार का काम है। देखो, इस्लाम की स्थापना के लिए चलाए जा रहे अभियान को जिहाद कहते हैं। तो ये जो उत्तराखंड में अभी हो रहा है, बांग्लादेशियों को लाके बसाया जा रहा है। मैं डीजीपी साहब बैठे हैं, शायद ये जानते होंगे, बसीर हाट से बांग्लादेशी प्रवेश करता है और पूरा एक इस्लामिक कॉरिडोर बना है पूरा पिथौरागढ़ तक। ये बात मैं पूरी तरह से कह चुका हूं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड में अभी
जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 25% से 28% बढ़ गई है। और ये क्यों बढ़ गई, ये तो चिंता का विषय है ना। लोग सोचना चाहिए कि अचानक ये मुसलमान क्यों दिखने लगे, अचानक ये मजारें क्यों दिखने लगी, अचानक ये मस्जिद क्यों दिखने लगे, अचानक ये काट मार क्यों मचने लगी, अचानक ये चोरी क्यों बढ़ गई, ये चोरी करने वाले इनको बर्मा से क्यों भगाया गया। तो जब वहां से भगाया गया तो फिर से बांग्लादेश के रास्ते से भारत आ गए, और भारत में लाने वाले यही नेता लोग हैं जो अभी मौलाना बोल रहे थे। यही लोग उनको वैध बताते हैं कि मानवता के नाम पर इनको ले आइए, कुछ चंद पैसे लेकर के अधिकारी लोग उनको पार कराते हैं, और एक एक पते पर बंगाल के 150 लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड और कार्ड बने हुए हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये पूरे भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए, और उसकी शुरुआत चूंकि उत्तराखंड छोटा स्टेट है उसको टारगेट किया गया है, और यहां जितने आतंकवादी संगठन हैं सबके लगभग कार्यालय खुल चुके हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की साजिश चल रही है, लेकिन बहुत जल्दी उत्तराखंड सरकार ने इसको समझ लिया है। शायद हमारी बात उनके समझ में आ गई है, हमारे पत्र का असर पड़ा, और अब वो पूरा वेरिफिकेशन चल रहा है। मुझसे कहा गया कि अभी 4 धाम में सब लोग फंसे हैं, हो सकता है 4 धाम खत्म हो तो वेरिफिकेशन और तेजी से चले, लेकिन इसमें आम जनता को भी, लोकल जनता को भी सम्मिलित होना चाहिए, आकर के उसका वेरिफिकेशन चेक करना चाहिए। जो पड़ोस में रहता है, आतंकवादी रहता है कि कौन रहता है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको पूछना चाहिए। अगर हमको शक होता है तो पुलिस मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन भी उतना ही जरूरी है कि किसी को अचानक आप अपने आसपास बसा हुआ देखें या संदिग्ध गतिविधि देखें तो प्रशासन को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए। सूर्यकांत धस्माना जी, वेरिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, उसकी जरूरत भी महसूस की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है जब कागज मांगे जाए तो फिर कुछ आंदोलन हो जाए, और क्या आप उसका समर्थन करेंगे या उसका विरोध करेंगे, समझाएंगे? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब किसी राज्य देश हित की बात आती है तो तुष्टीकरण या राजनीति में मामला फंस जाता है। आप बहुत परेशान लग रही हैं इस बात से कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जिससे कि आपको डिबेट जो आपका एजेंडा है वो फुलफिल हो पाए। मैं समझता हूं उत्तराखंड में क्राइम बढ़ रहा है, इसके पीछे किसी का क्या एजेंडा हो सकता है? सूर्यकांत जी, आप तो सीधे मीडिया पर हमला कर रहे हैं, मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो कहा जा रहा है कि देवभूमि के अंदर अगर रोहिंग्या बस गए तो क्या उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा? आज 5 लोग मरे, उनके खिलाफ सरकार मूवमेंट चलाएगी तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा? किसने हाथ पकड़े, किसने हाथ पकड़े हैं, किसने हाथ पकड़े हैं कि गलत आदमियों को पकड़ने से रोकिए? किसने आपके हाथ रोके हैं कि आप अवैध रूप से बसे हुए लोगों को रोकिए? किसने आपके हाथ रोके हैं कि आप अतिक्रमण के खिलाफ तो मतलब कल को अगर कागज मांगे गए, पत्थरबाजी हुई या कोई ऐसा एजिटेशन हुआ तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ होगी ना, कि सरकार सख्त कार्रवाई करे ऐसे अवैध रोहिंग्या या इस तरह के अवैध लोग जो बसे हैं? कांग्रेस पार्टी हमेशा उस बात के साथ होती है। जो आपने बिल्कुल टारगेटेड करके जो आप काम करना चाह रही है ना, वो काम नहीं होगा, और जो आप मेरे मुंह में शब्द डालना चाह रही हैं वो मैं नहीं करूंगा। सर मैं क्यों शब्द डालूंगी, मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रही हूं, आप अपना जवाब दे दीजिए। डालना चाह रही हैं, आपने एजेंडा फिक्स किया हुआ है। एजेंडे की क्या बात हो गई? यहाँ तो फिक्स है, यहाँ तो डेटा फिक्स है कि रोहिंग्या कितने घुस गए, कितना क्राइम वहां पर बढ़ गया, क्यों अवैध मजार जो है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है या जंगल के बीच में बनी हुई है, क्यों उसके आसपास अवैध कॉलोनी हो गई? आपको लग रहा है कि सवाल नहीं पूछना चाहिए इस पर? क्राइम बढ़ा है तो कौन जिम्मेदार है? आप ठीक है, कांग्रेस पार्टी के हैं, आप विपक्ष में, आप नाप तोल के अपना जवाब दीजिए। कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 27 लोग मर गए डामटा में, बस गिर गई, आज 5 लोग मर गए घनसाली में, कल मसूरी में लोग मर गए, 4 धाम में लोग 200 से ऊपर लोग उनकी जान चली गई, उसके बारे में आपको फुर्सत नहीं है बात करने की। ठीक है, मेरा सवाल आपसे रोहिंग्याओं को लेकर था, मेरा सवाल अवैध मजारों को लेकर था, मेरा सवाल अवैध कॉलोनीज को लेकर था, मेरा सवाल बढ़ते क्राइम रेट पर था। आप इधर उधर के विषय पर अगर जाना चाहते तो ठीक है, आप मत स्टैंड साफ करिए, आपको नहीं क्लियर बोला, मत स्टैंड साफ करिए, लेकिन घूम फिर के सवाल जो है वो सत्तारूढ़ दल पर आता है। दिलीप रावत, मैं क्यों कुछ बुलवाऊंगी? मैंने तो सवाल पूछा है। बोलूंगा। हाँ तो आप जनता सुन रही है ना, आप जनता सुन रही है ना, आप जो बोल रहे हैं जनता सुन रही है ना, विरोध कर रहे हैं, कौन किसके समर्थन में है, कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन नापतोल की बात कर रहा है, जनता सुन रही है। दिलीप रावत जी बताइए, अब क्योंकि डिबेट खत्म करनी है मुझे, ये बताइए कि अब पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि इसका वेरिफिकेशन हो और ये साफ हो कि कौन अवैध है कौन वैध है, जो अवैध है सख्त कार्रवाई हो उसको लेकर। अब सारी उम्मीदें आपके ऊपर है, जनता की भी, और जो बात स्वामी आनंद स्वरूप भी अभी कह रहे थे।
निश्चित रूप से मैं धर्मानंद जी को धन्यवाद करता हूँ, अगर वो हमारा समर्थन करते हैं कि जो हम छटाई कर रहे हैं वो उसका हमारा समर्थन करें और खुल के कहें। देखिए, आपको पता है कि उत्तराखंड में मेरी समझ से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहीं है, कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो नहीं कर रहे हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण तो विशेषकर एक विशेष धर्म के लोग कर रहे हैं। तो मैं राजदूत ने कहा कतर के, तो कतर के इसलिए अरे भाई नूपुर ने वो बात कही है। अरे आप धर्माना जी, खैर आप एंकर हैं जो हमारी बहन। अरे महंत जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्माना जी को ये बोलो, आप तो उत्तराखंड के पक्षधर ही नहीं थे, आप तो उत्तराखंड ही नहीं चाहते थे। उत्तराखंड में उत्तराखंड आंदोलन को गोली मारने वाले आप थे। कांग्रेस पार्टी असल विषय को छोड़कर हर बात पे चर्चा करना चाहती है, हर बात पे वक्तव्य देना चाहती है। और यही वजह है कि आप एक बार फिर से जनता की नब्ज पकड़ने में जो है वो सफल नहीं रहे और जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को मौका दे दिया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि देवभूमि उत्तराखंड में जो ये बढ़ रही घुसपैठ है, जो इस वक्त चिंता का सबब बनी हुई है, इसके खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाए, इसकी मांग हर तरफ से की जा रही है। धर्मगुरु भी यही चाह रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये चिंता है कि अचानक से जो क्राइम रेट बढ़ा है या फिर उनके व्यापार के पैरेलल कुछ दूसरे लोग जो अवैध बसे हैं वो अपना व्यापार खड़ा कर रहे हैं, तो एक तरह से उनके भी अवसर मारे जा रहे हैं। धीरे धीरे प्रदेश की डेमोग्राफी पर इसका असर पड़ रहा है और इसीलिए मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द सरकार इस पर कदम उठाए। महाबहस में फिलहाल इतना ही।